कर्मयोगी स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा एवं विश्वविख्यात साहित्यकार पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह जी सुमन की पावन स्मृति में अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन ईयर माध्यम से जुड़े सभी श्रोताओं, सुधीजनों को नमस्कार, हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला की यह विचारपूर्ण यात्रा 20 नवंबर से प्रारंभ हुई थी और आज हम इसके 7वें और अंतिम दिवस पर समापन बेला की ओर आ पहुँचे हैं। इन दिवसों की ज्ञान गंगा में हमने गांधीवादी विचारधारा, आधुनिक समाज की समस्याएं और समाज सुधार के मूलभूत पहलुओं पर गहन विचार किया, जो न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं, वरन हमारे समाज और राष्ट्र के भविष्य को उचित मार्गदर्शन एवं दिशा देने में भी योगदान कर सकते हैं। इसी तारतम्य में आज के सत्र में भी हम अत्यंत सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर जोशी जी वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख हैं। आप कला और संस्कृति के क्षेत्र में अत्यधिक सम्मानित व्यक्तित्व हैं। आपके नेतृत्व में भारतीय कला और संस्कृति को नई दिशा मिली है। आपने कला के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आज वे हमें व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन में कलाओं का योगदान विषय पर अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही हमारे इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री शरद शर्मा जी हमारे बीच हैं। श्री शर्मा जी वरिष्ठ रंगकर्मी और उज्जैन के कला जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तित्व हैं। उनके योगदान से न केवल उज्जैन बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और समर्पण में वृद्धि हुई है। हम दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम आस्था का दीप प्रज्वलित करके करते हैं। यह दीप हमारे पूर्वजों और पितृपुरुषों की स्मृति में जलता रहे और हमारी वैचारिक यात्रा हमेशा प्रज्वलित रहे, ऐसी कामना करते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिं विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। कार्यक्रम की परंपरा अनुसार प्रेरणादायक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने के लिए अब हम संस्थान की शिक्षिकाओं से निवेदन करते हैं कि वे देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें, जो हमारे सामूहिक गौरव और देशभक्ति की भावना को जागृत करे। हमारा भारत वर्ष
प्रेरक देशभक्ति गीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी देश के विकास में तथा देश के नागरिकों के व्यक्तित्व विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कला व्यक्तित्व का परिष्कार करती है, साथ ही कला मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक उपकरण भी है, जो हमें अभिव्यक्ति और भावनात्मक मुक्ति का एक अनूठा साधन प्रदान करता है। और हम सभी धन्य हैं कि हम उस भूमि पर रहते हैं जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का अध्ययन किया और श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहलाए। कला के महत्व पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर जोशी जी को व्यक्तित्व के विकास और मानसिक संतुलन में कलाओं का योगदान विषय पर अपने विचार साझा करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। श्रद्धेय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से डॉक्टर शिव मंगल सिंह स्मृति व्याख्यान माला में आज की इस सभा के अध्यक्ष वरिष्ठ रंगकर्मी श्री शरद शर्मा जी और सभी सुधी वृंद, सबसे पहले तो मैं उज्जैनी नगरी को बधाई देता हूं, जो कि ज्ञान की नगरी है और भारत की चिरंतन रहने वाली, शाश्वत रहने वाली सप्त नगरियों में से एक है। ऐसी जो विद्या की केंद्र है, आस्था की केंद्र है, भावों की केंद्र है, सद्भाव की केंद्र है, ऐसी नगरी में इस महत्वपूर्ण व्याख्यान माला का आयोजन निरंतर कई वर्षों से हो रहा है। देश के ख्यात लब्ध मनीषी यहाँ आकर इस वैचारिक मंथन में अपनी आहुति देते हैं और इस तरह से ज्ञान की धारा को आप्लावित करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस व्याख्यान माला में आज मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस व्याख्यान माला के सभी आयोजकों को अपना आभार प्रेषित करता हूं। वस्तुतः कला को देखने का हमारे देश का दृष्टिकोण यूरोपीय दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, पाश्चात्य दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही रहा कि स्वतंत्रता के बाद जब हमने हमारे देश की शिक्षा पद्धति अपनाई तो वो वही अपनाई जो हमने औपनिवेशिक काल में अपना रखी थी। इसलिए हमारी शिक्षा कभी मानसिकता से, उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त ही नहीं हुई। और जब शिक्षा उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुई तो हमारे समाज का, हमारी शिक्षा का, विशेषकर विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कला की ओर देखने का बिल्कुल भिन्न रहा। भारत में कला कभी भी मनोरंजन का साधन नहीं रही। भारत में कला कभी भी ऐसा साधन नहीं रही जिससे पैसे बटोरे जा सकें। भारत में कला आत्मरंजन का साधन रही और ईश आराधना का साधन रही। हमने हमेशा माना कि ये जो कला है ये हमें उस परम तत्व का साक्षात्कार कराती है, उस परम तत्व से सीधे सीधे हमें जोड़ती है जो परम तत्व इस पूरी सृष्टि को संचालित करता है। इसलिए कला हमारे लिए आराधना भी है, तपस्या भी है, प्रेरणा भी है और आनंद भी है। और इसलिए कला को देखने का जो दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति का है वो बिल्कुल भिन्न है। दुर्भाग्य से कला के इस दृष्टिकोण को देखने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ने कभी कोई सार्थक कदम ही नहीं उठाए। और इसलिए जब भी हमने कला को देखा सिर्फ मनोरंजन के माध्यम के लिए देखा, या बहुत हुआ तो कुछ अर्थार्जन के माध्यम के लिए देखा, और वहीं सारी की सारी गड़बड़ी हो गई। इसलिए कला के माध्यम से हमें आनंद कैसे प्राप्त होता है, हमें जीवन का आनंद कैसे प्राप्त होता है, हमारे जीवन को सद्गति कैसे मिलती है, इसका कभी हमें आभास ही नहीं हुआ। हम देखते हैं कि कला हमारे लिए अलग से प्रदर्शित की जाने वाली वस्तु भी नहीं है। इसीलिए हम कभी भी उस तरह से कला को नहीं रखते जैसे कि विदेशों में रखा जाता है, विशेषकर पश्चिमी देशों में रखा जाता है। हमारे यहाँ कला सिर्फ एग्जीबिशन या म्यूजियम या आर्काइव में रखी जाने वाली वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ कला जीवन का अविभाज्य अंग है। इसलिए
हमारे घर की गृहिणी माताएं बहनें अपने घर के सामने सुंदर से सुंदर रंगोली बनाती हैं और ऐसे दृश्य उपस्थित करती हैं कि देखने वाला अचंभित रह जाए। लेकिन वही दृश्य दूसरे दिन मिटाते में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता, क्योंकि दूसरे दिन वे उससे भी श्रेष्ठ कोई नया दृश्य आपके सामने उपस्थित करती हैं। हमारे घर की सज्जा में, हमारे घर की एक एक वस्तु में, चाहे वो हमारे रसोई घर की सज्जा हो, हमारे अलग अलग कक्षों की सज्जा हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कलात्मकता झलकती है। और ये कलात्मकता किसी एक सांचे में, किसी एक फॉर्मेट में, किसी एक व्याकरण के तहत नहीं झलकती। ये कलात्मकता प्रत्येक व्यक्ति, उस परिवार का परिवेश और उस परिवार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित रहती है। कई कई बार तो कला अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनती है और आपको बताने की चेष्टा करती है कि दरअसल गृहस्वामी या गृहस्वामिनी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो कला का ये जो व्यापक दृष्टिकोण है, अगर हम उसको देखें, उसको समझें, उसको जानें, तो हमें ज्ञात होगा कि कला हमारे यहाँ इसीलिए कभी भी एक रेखीय नहीं रही। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर, तो कला कभी भी लीनियर नहीं रही। कला हमारे यहाँ हमेशा एक सर्कुलर रही, जैसे कि हमारे यहाँ काल गणना की पद्धति है। और ये सर्कुलर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कला मुझसे निकलकर अभिव्यक्त होती हुई समाज के हर अंगों तक पहुंचती हुई अंततः फिर मुझ में ही जब समा जाती है तो उस कला की परिपूर्ति होती है। इसलिए किसी भी कलाकार का जो परम आनंद है वो उसके प्रदर्शन में नहीं है। किसी भी कलाकार का परम आनंद तब है जब उस कलाकार को स्वयं अपनी अभिव्यक्ति में सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। कला को अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विकास में, किसी भी व्यक्ति के चरित्र के विकास में कला कितनी बड़ी भूमिका अदा करती है। हम किसी भी व्यक्ति से सामान्य सा प्रश्न पूछें और उसके उत्तर को हम जानें तो हमें आश्चर्य होगा। आप अगर किसी व्यक्ति से पूछें कि आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगे, शिक्षित या सांस्कृतिक, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो एजुकेटेड या कल्चर्ड, स्वाभाविक उत्तर आएगा कल्चर्ड। तो हम ये समझ सकते हैं कि आपके पूरे व्यक्तित्व को बनाने में, आपके व्यक्तित्व का एक तरह से समाज में प्रदर्शन करने में कला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका आशय ये नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े पहनने से, बहुत सजीले कपड़े पहनने से, बहुत अच्छा मेकअप करने से, बहुत अच्छी स्टाइलिंग करने से कहीं आप बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसका आशय ये है कि कला आपके शरीर के अंग प्रत्यंग के अलावा आपके अंतर्मन को किस तरह से छू रही है और अंतर्मन से वो कैसे अभिव्यक्त हो रही है, उससे आपके व्यक्तित्व की आभा प्रदीप्त होती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बहुत महंगा कपड़ा आदमी को बहुत अच्छा, सुरुचिपूर्ण और संपन्न बनाता है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है कि कहीं ऐसे उत्पादों को लगाने से जिससे कहीं आपका बाहरी आवरण थोड़ा प्रदीप्त होता हो, आपकी आंतरिक आभा भी प्रदीप्त हो जाती है। हम तो ये जानते हैं कि कला वो माध्यम है जिससे व्यक्ति का अंतर्मन कहीं ना कहीं प्रज्वलित होता है, मुखरित होता है और बाहर प्रदीप्त होकर दिखाई देता है। इसलिए व्यक्तित्व के विकास में कला के योगदान को बहुत अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये दरअसल उस व्यक्ति की संपूर्ण चेतना को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, किस तरह से उसकी चेतना समाज में अभिव्यक्त हो रही है, किस तरह से उसकी चेतना समाज में अपना प्रभाव छोड़ रही है, इन सारी बातों में ही हमें समझ में आता है कि कला का प्रभाव क्या है। इसलिए जब हम इस बात का कहीं ना कहीं विमर्श करते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में कलाओं की क्या भूमिका है, तो हमें सोचना होगा कि उस व्यक्तित्व की हमारी परिभाषा क्या है। हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कभी भी आपके सामने पहली बार प्रस्तुत होता है तो उसका जो बाहरी आवरण है, बाहरी स्वरूप है, वो आप पर एक प्रभाव डालता है। लेकिन हम उसकी छोटी छोटी बातों से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर सांस्कृतिक चेतना किस तरह से प्रेषित है, किस तरह से प्रसारित है। उनके आपके कमरे में या आपके कक्ष में या आपकी परिधि में आने का ढंग, उनके अपने
आपको प्रस्तुत करने का ढंग, अपना परिचय करने का ढंग, आपका अभिवादन करने का ढंग, इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि उसकी कलात्मक अभिरुचि कितनी परिष्कृत है। ये भी बात और आनंद की है कि जब भी हम ऐसा कहीं पाते हैं तो हमारा मन भी आनंदित होता है। अगर किसी की उपस्थिति से आपका मन प्रफुल्लित ना हो तो एक तरह से आपको ये भी समझना होगा कि कहीं न कहीं आप दोनों के सांस्कृतिक ताने-बाने में कहीं कोई फर्क है। इसलिए व्यक्ति के बोलने में, उसके चलने में, उसके उठने-बैठने में, उसके अपने आप को प्रस्तुत करने में, उसकी एक-एक भंगिमा में हमें उस कला के दर्शन होते हैं, जिस कला को हम साक्षात परम तत्व के साथ जोड़ना चाहते हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को जब आरंभिक रूप से शिक्षा देते हैं तो उन्हें बताते हैं कि सामान्य अभिवादन कैसे किया जाता है, सामने वाले का सम्मान कैसे किया जाता है, उनका आतिथ्य कैसे किया जाता है, उनका स्वागत कैसे किया जाता है। इन सब बातों में हमारे परिवेश की पारंपरिकता तो झलकती ही है, साथ में उसमें हमारी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी झलक मिलती है। और इसीलिए हम इस बात को आचरण के, व्यवहार के उस चरम पर देखते हैं जो आचरण और व्यवहार किसी व्यक्ति की पहली परिचय, पहली प्रस्तुति के लिए आवश्यक होता है। कई बार कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो। और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, जो आपकी पहली प्रस्तुति है, जो आपका पहला प्रदर्शन है, वो दरअसल आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति से ही प्रस्तुत होता है, मुखरित होता है। इसलिए उस बात का ध्यान रखना, उस बात को सोचना समझना हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक होता है। आमतौर पर यह देखा जाता है और अक्सर हम इस बात को महसूस करते हैं कि हम कलाओं को सिर्फ एक खाने में ही बांट कर देखते हैं। ऐसी अक्सर गलतियां हो जाती हैं। चूंकि एक बहुत स्थापित शैक्षणिक संस्था द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला में मैं अपना उद्बोधन दे रहा हूं, इसलिए ये कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच है कि कई शैक्षणिक संस्थाएं सिर्फ ये समझती हैं कि बच्चों को कलाओं की शिक्षा सिर्फ तभी तक दी जानी चाहिए जब तक कि उस विद्यालय का एनुअल फंक्शन ना हो जाए, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली सोच नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम बच्चों को कलाओं के वो संस्कार उनकी पूरी शिक्षा अवधि तक नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे नागरिकों को गढ़ने में बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। क्योंकि कला ही आपके अंदर वो संवेदना जगाती है, कला ही आपके अंदर वो भाव जगाती है, वो संयम का भाव जगाती है, वो करुणा का भाव जगाती है, वो सबके अंदर सबके प्रति प्रेम का भाव जगाती है, जिसकी आवश्यकता समाज में बहुत अधिक होती है। और अगर हम हमारे विद्यार्थी को, हमारे साधक को संवेदनशील न बना पाए, उसके अंदर करुणा का भाव नहीं जगा पाए, उसके अंदर परस्पर सहचर्य का, सहयोग का, सद्भाव का भाव नहीं जगा पाए, तो फिर हमारी किसी भी शिक्षा का, किसी भी दीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम कहते जरूर हैं कि हम बुद्ध की भूमि हैं, हम कहते जरूर हैं कि हम श्री राम की भूमि हैं, हम श्री कृष्ण की भूमि हैं, लेकिन अगर हम श्री राम और श्री कृष्ण और बुद्ध की भूमि हैं तो हम क्या हमारे विद्यार्थियों में, क्या हमारे बच्चों में, क्या हमारे साधकों में उस तरह की अभिव्यक्ति का एहसास पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना आवश्यक है। और जब हम ये सोचते हैं तो हमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम अगर उसके कलात्मक गुणों का विकास उसकी नैसर्गिक प्रतिभा के आधार पर नहीं करते तो हम उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक कलाकार है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी एक नैसर्गिक प्रतिभा छुपी हुई है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति से अपने आप को प्रस्तुत करने का साहस भी रखता है, क्षमता भी रखता है। लेकिन समाज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करता है कि हम व्यक्ति की उसके अंदर छिपी हुई उस नैसर्गिक प्रतिभा को नहीं पहचानते। बहुत से पालक जो संभवतः इस प्रसारण को सुनेंगे वे भी इस बात को महसूस करेंगे
कि हम सिर्फ लोक लाज और दुनिया में जिस तरह का चलन है उसके आगे अपने आप को झुकाते हुए अपने ही बच्चे की उस नैसर्गिक प्रतिभा को दबा देते हैं जो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होने के लिए बेताब है। दरअसल वही उसकी अपनी व्यक्ति की आभा है, और हम अगर अपने ही बाल्य की उस आभा को कहीं दबा रहे हैं तो उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम राष्ट्र निर्माण में भी एक बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं। हमें इस बात को भी सोचना होगा कि कैसे हम अपने अपने आसपास के उस परिवेश में उस कला की अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होने में अपना सहयोग प्रदान करें, सहायता प्रदान करें। जिस तरह से व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, जिस तरह से व्यक्तित्व का गढ़न होना चाहिए, उसमें कला की जो भूमिका है उसे कभी भी कमतर आंका जाएगा तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना ही साबित होगी। ऐसी दुर्घटनाएं हमारे समाज में होती रही हैं, हो रही हैं और होंगी भी अगर हमने इस बात के महत्व को नहीं समझा तो। आज के विषय में हम देख रहे हैं कि जब हमने व्यक्तित्व के विकास की बात की है तो उसी के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। ये जीवन तनाव भरा जीवन हो गया है, ये जीवन प्रतिस्पर्धाओं से भरा हुआ जीवन हो गया है, ये जीवन अनावश्यक होड़ का जीवन हो गया है। हमने अपने जीवन में भी ये सारी बातें अनावश्यक रूप से ओढ़ ली हैं। प्रतिस्पर्धा, जहाँ प्रतिस्पर्धा है, जहाँ आपसी होड़ है, वहाँ कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी है, अपेक्षा भी है, अपेक्षा भंग भी है। और ये सब बातें आपका मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं। आप जरा इस बात को सोचिए कि अगर आप बहुत देर तक सिर्फ और सिर्फ अपने आप और अपने साथ और अपने परिवार के परिवेश में रहते हैं तो आप कितने प्रसन्न रहते हैं। जो ही आप अपने व्यावहारिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और जो ही आप अपने आप को किसी प्रतिस्पर्धा में पाते हैं, किस तरह से आपका शरीर और मन तनाव में ग्रस्त हो जाता है। जब आपका शरीर और मन तनाव में ग्रस्त हो जाता है तो आपकी सारी भंगिमाएं उसी के द्वारा संचालित होती हैं। अनावश्यक तनाव आपके लिए कहीं से भी आ सकता है। हम लोग हमारी जिंदगी में जिस बहुत बड़े उपकरण के आजकल आदी हो गए हैं और जो बहुत बड़ा उपकरण आपके जीवन को घेरता जा रहा है वो है मोबाइल फोन। हम में से कुछ मित्रों ने ये प्रयोग किया होगा और आप भी इस प्रयोग को करके देखेंगे और आपको संभवतः उसमें बहुत सार्थक परिणाम मिलेंगे कि अगर आप कुछ दिन, कुछ समय इस मोबाइल फोन से दूर रहते हैं तो आप अपने आप को कितना शांत, कितना सुखी, कितना संयत पाते हैं। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि ऐसे यंत्रों ने, जो यंत्र आपको सहायता तो पहुंचाते हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे ही एक यंत्र के माध्यम से मैं आपसे भी संवाद कर पा रहा हूं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि इस यंत्र के माध्यम से हमारे जीवन को हमने सुख देने की बजाय बहुत अधिक दुख में डाल दिया है, बहुत अधिक कष्ट में डाल दिया है। यानी तनिक सा शारीरिक सुख पाने के लिए हमने ढेर सारा मानसिक दुख, मानसिक अशांति खरीद ली है। और ये जो मानसिक दुख है, ये जो मानसिक अशांति है, ये आपको लगातार परेशान करती है। मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं कि जब आप सुबह उठते हैं और मोबाइल पर अपने संदेशों को पढ़ते हैं तो आपका जो निद्रा का जो सुख है, आपकी जो निद्रा की से जो अर्जित की गई ऊर्जा है, वो अपने आप कुछ क्षणों में ही क्षीण हो जाती है। ये सब इसलिए होता है कि आप अपने आप को एक बहुत गहरी मानसिक अशांति में झोंकते हैं, और इस गहरी मानसिक अशांति में झोंकने के कारण हमारे पास और कोई पर्याय नहीं कि अपने जीवन को हम तनावग्रस्त बनाते रहें। और ऐसे सब तनाव के बीच में आपके लिए अगर कोई सहारा है, आपके लिए अगर कोई आसरा है, आपके लिए अगर कोई किनारा ढूंढने का काम करता है तो वो है हमारी कलाएं। कोई एक सुंदर सा भजन, कोई एक सुंदर सा गीत, कोई एक सुंदर सा संगीत, किसी वाद्य यंत्र की आवाज या कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ किसी चित्र को यूं ही निहारते रहना भी आपको बहुत सुकून, बहुत शांति, बहुत संयम देता है। मैं अक्सर इस बात का उदाहरण देता हूं और दुर्भाग्यशाली मानता हूं अपने उन मित्रों को
जो सुबह घूमने के लिए सैर पर तो जाते हैं, लेकिन अपने कानों में ईयरफोन्स लगाते हैं और उस श्रवण यंत्र से कुछ कृत्रिम आवाजें, भले ही वो भजन क्यों न हो, सुनते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के नाद को न समझ पाए, जो व्यक्ति प्रकृति के गाने को न समझ पाए, जो व्यक्ति प्रकृति के गाने को आत्मसात न कर पाए, उसे कैसे शांति मिल सकती है और कैसे सुख मिल सकता है? क्या सुबह के समय पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का कलरव, गाय के रंभाने की आवाज या पत्तों की खड़खड़ाहट या हवा की सरसराहट आपके अंदर कोई उन्माद पैदा नहीं करती, आपके अंदर कोई सुख पैदा नहीं करती, आपके अंदर कोई ऊर्जा पैदा नहीं करती? और हम उस प्रकृति के उतने सुंदर संगीत को ही नहीं समझ पाते। ये सारी कला की छोटी छोटी सी अभिव्यक्तियां हैं। सूर्योदय की लालिमा के साथ जो दृश्य प्रकृति आपके सामने प्रस्तुत करती है, उससे सुंदर दृश्य कोई चित्रकार आपके सामने क्या खींच सकेगा? तो ऐसी तमाम अभिव्यक्तियों से आपका जीवन सुसज्जित होता है, आपका जीवन प्रफुल्लित होता है। आपको वो कहीं ना कहीं उस मानसिक अशांति से भी बाहर निकालने का प्रयास करता है, जो मानसिक अशांति आपको बहुत समय से तनाव दे रही है। और इस तनाव से उबरने का, इस तनाव से बाहर निकलने का बहुत सही साधन आपके अंदर से भी मुखरित होने वाली कलात्मक अभिव्यक्ति है। हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छे चित्रकार नहीं होते, लेकिन अक्सर वे तनाव के समय कुछ न कुछ अपने हाथ से, पेन से, पेंसिल से, कूची से कहीं न कहीं उकेरना चाहते हैं। इससे उनके अंदर का तनाव भी बाहर निकलता है और कहीं न कहीं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है। बहुत लोग गीत में, गाने में, बहुत लोग नृत्य में अपनी उस अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। बहुत से लोग अभिनय करके, आपस में नाट्य करके भी इस अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। हमारे भारत का जो शास्त्र का जो अकूत भंडार है, शास्त्र के अकूत भंडार में इन सारी परिस्थितियों के लिए बहुत अच्छे उपाय, बहुत अच्छे समाधान सुझाए गए हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें हमारी उस शास्त्र परंपरा से कभी परिचित ही नहीं कराया गया। इसलिए जब हमारे यहाँ अक्सर तनाव होता है, तो तनाव के लिए भी, तनाव से उबरने के लिए भी लोगों को दवाइयों का सहारा दिया जाता है। लोगों को ऐसे चिकित्सकीय परामर्श में झोंक दिया जाता है जो कि यांत्रिकी है। यानी एक यंत्र की पीड़ा से उबरने के लिए आपको दूसरे यंत्र की पीड़ा में झोंक दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत अच्छी कलात्मक अभिव्यक्ति है, तो आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी यंत्र के अपनी उस मानसिक पीड़ा से निकल सकते हैं। और ये बात न सिर्फ हमारे ऊपर लागू होती है, हमारे उन तमाम बच्चों पर भी लागू होती है जो निरंतर एक नई और अलग सी मानसिक पीड़ा से गुजरते जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि उनकी वो पीड़ा भी हमारे द्वारा ही दी है, क्योंकि उनके बहुत सुंदर और प्रफुल्लित होते जीवन को हम ही अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में झोंक देते हैं। हमारे ही अंदर अपेक्षाओं का ऐसा अंबार लग जाता है जो न हमें संतुष्ट कर पाता है, न हमारे बच्चों को संतुष्ट कर पाता है। इसलिए विडंबना ये भी होती है कि जब हमारा बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी आपसे ये कहता है कि मुझे संगीत सीखना है, मुझे नृत्य सीखना है, मुझे चित्रकला सीखनी है, तो हम उन्हें इस बात के लिए हतोत्साहित करते हुए कहते हैं कि हाँ जरूर सीख लेना, पहले एग्जाम दे लो। हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो बहुत सही ढंग से अपनी अभिव्यक्ति को कहीं न कहीं बता रहे हैं, तो शायद वो बात उनके उस अकादमिक उन्नयन में भी मदद करने वाली है। लेकिन हम अपने इस माया जाल में इतने ज्यादा फंस गए हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। तो ये जो सारे माध्यम हैं जो हमें हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दिखते हैं, वो हम सबको एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमारे मानसिक संतुलन को बनाने के लिए बहुत अधिक सहायक होते हैं। इसका एहसास हम सबको होना चाहिए। आप ही याद करें कि आपने कौन सी आखिरी पुस्तक पढ़ी जिसने आपको आनंद दिया। आप ही याद करें कि आपने ऐसा कौन सा गीत सुना जिसने आपको आनंद दिया। आप ही याद करें कि ऐसा कौन सा चित्र है, ऐसी कौन सी अभिव्यक्ति है, ऐसी कौन सी मूर्ति है जो आपको प्रफुल्लित करती है। हम सब याद कर सकते हैं,
हम सब याद करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी विवशता है कि हम उन सब बातों को भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे तनाव में जीना चाहते हैं जो तनाव हमें भीतर से खोखला करता है, जो तनाव हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर भी ग्लानि का एहसास कराता है। मित्रों, आने वाला समय बहुत कठिन है। ये समय इसलिए कठिन है कि अब व्यक्ति की लड़ाई अपनी स्वयं की रचनात्मक ऊर्जा के साथ, रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह की यांत्रिकता में हम जी रहे हैं, उस यांत्रिकता में हमारे अपने भी संबंध हमसे कट गए हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे पास संचार के साधनों की भरमार है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। और ये जो संबंध कटना है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य का मनुष्य से दूर होना है। और मनुष्य का मनुष्य से दूर होना अपने आप में बहुत अधिक अच्छी निशानी नहीं है सभ्यता की। लेकिन अगला जो खतरा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान चाहूंगा, और वो खतरा है हमारी रचनात्मकता के ऊपर। आज जिस तरह के नए से नए संयंत्र, नए से नए डिजिटल इक्विपमेंट्स या नए से नए ऐप आ रहे हैं जो आपको सारी चीजें बता देते हैं। आप मोबाइल पर एक अक्षर टाइप करते हैं, अगले 5 अक्षर आपको वो बता देता है। अब तो चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स आ गए हैं जो आपको पूरी की पूरी कविता लिखकर बता सकते हैं, कहानी लिखकर बता सकते हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 विकल्प दे सकते हैं। आप अगर ऐसे भी इक्विपमेंट्स देखें जो आपके लिए चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, सारा स्केच बना कर दे सकते हैं। एक तरफ तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने कितनी प्रगति करी है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो आप सोचिए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपकी रचनात्मक ऊर्जा को खत्म तो नहीं कर रही। अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे हम वो सब कुछ करना भूल जाएंगे जो सब कुछ करने में हमें आनंद मिलता है, क्योंकि फिर वो सब कुछ भी यंत्र हमारे लिए करने लगेगा। और यंत्र आपके लिए कितना नुकसानदायक होता है, कितना घातक होता है, ये बात तो वही बता सकते हैं जो ये जानते हैं कि मोबाइल आने से पहले जो व्यक्ति 100 से 200 टेलीफोन नंबर से याद रखते थे, आज उन्हें अपना भी टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने हमारी अपनी स्मरण शक्ति को इस यंत्र के आगे गिरवी रख दिया। आज आप बहुत सारे नाम भूल जाते हैं, बहुत सारे संदर्भ भूल जाते हैं, और जब आपको याद नहीं होता तो आप तुरंत मोबाइल पर जाते हैं और गूगल की शरण लेते हैं और उन संदर्भों को खोजने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसा होने लगेगा तो निश्चित तौर पर एक दिन वो भी आएगा जब आपके लिए सारी रचनात्मक गतिविधि, सारे रचनात्मक काम ये यंत्र ही करेगा। तब कलाएं तो होंगी, पर वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, वो यंत्र की अभिव्यक्ति होगी। और इसलिए जो मानसिक सुख, जो मानसिक शांति आपको कला की अभिव्यक्ति से आज मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। आने वाला समय इसीलिए बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है। आज का ये विषय जो भी हो, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बात आने वाले समय में हम सब के लिए एक गंभीर चुनौती बनने वाली है। मैं सभी आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अत्यंत धैर्य से मेरी बातों को सुना है। आप सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप मेरी बातों को आज यहाँ पर सुन पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विचारों ने हमारे भीतर एक नई आशा एवं ऊर्जा का संचार किया है। अब हम सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री शरद शर्मा जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से इस सत्र को सार्थक और प्रेरणादायक बनाएं। श्री शर्मा जी का रंगमंच और कला के प्रति अपार प्रेम और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपसे निवेदन है कि आप आएं और इस सत्र को अपने शब्दों से अनमोल बनाएं। रेडियो दस्तक
के सभी श्रोताओं का और ऑनलाइन जो इसको सुन रहे हैं उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन व्याख्यान माला मैं आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है मेरे पहले अभी वक्ता जो सच्चिदानंद जोशी कार्यकारी अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आपने उनको सुना है। दरअसल विषय है व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन में कलाओं का योगदान। हालांकि मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं अभिनेता हूँ, तो मुझे उस तरह का अभ्यास नहीं है, लेकिन फिर भी ये विषय चूँकि इतना बढ़िया था तो मुझे लगा कि इस पे मुझे बोलना चाहिए। और जैसा कि होता है कि अधिकांश रंगकर्मियों की या कलाकर्मियों की शुरुआत कॉलेज के युवा उत्सव से होती है, मेरी भी वहीं से हुई। और फिर 1980 में मैंने उज्जैन में एक वर्कशॉप में हिस्सेदारी की। उसके पहले मैं छात्र राजनीति में था, थोड़ी उदंडता भी थी हमारे व्यवहार में, लेकिन जब मैंने उस वर्कशॉप में हिस्सेदारी की, 1 महीने तक उस कार्यशाला को मैंने महसूस किया, उसमें कुछ सीखा, और उसी दरमियान मैंने देखा कि मेरे अंदर काफ़ी चेंज आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा संकोची स्वभाव का था उस समय, छात्र राजनीति में होने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ आने के बाद जो मेरा संकोच था वो दूर हुआ और मेरे व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन हुए, जो उस कार्यशाला की देन है। तो मैंने कहा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आदमी के व्यक्तित्व का विकास बहुत ज़्यादा होता है। मुझे कला ने निखारने का बहुत सारा काम किया है। मुझे लगा कि कलाएं व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है, और मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी इसको मानता हूँ कि नाटक से बेहतर व्यक्तित्व निर्माण और आत्मविश्वास का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। मैं सेंट्रल स्कूल की कमेटियों में भी रहा हूँ, तो मैं जब भी वहाँ पेरेंट्स मीट होती थी तो मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहता था कि आपके बच्चों को 1-2 साल कलाओं में डालिए, विशेष रूप से नाटक की कला में, क्योंकि नाटक एक ऐसा माध्यम है जो आदमी में बहुत आत्मविश्वास देता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। हालांकि हर कला अपने तरीके से अपना काम करती है, और हम देखते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत सारी आजकल तो ट्यूशन ली जाती है कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, लेकिन नाटक सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें आपको अपनी उत्कृष्टता साबित करने का मौका मिलता है। कलाएं अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम बनती है, वो आपकी सृजनात्मकता को बढ़ाती है। कलाओं के माध्यम से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आपको महारत हासिल हो, और वो हासिल करने के लिए मुझे लगता है धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। यदि आप में धैर्य और अनुशासन है तो आप कला के माध्यम से अपने सामाजिक कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। कला की ताकत से जुड़ी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। ये बात है 1994 की। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ अवार्ड घोषित हुआ था। सौभाग्य से हमें उस ज्ञानपीठ अवार्ड फंक्शन में एक काव्य नाटक करने का मौका मिला, जो राम के चरित्र पे था, संशय की एक रात। हमारा दल लेके हम दिल्ली गए। ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि किस तरह से कलाएं आपके व्यक्तित्व को बढ़ाती है, आत्मविश्वास पैदा करती है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा ऑडिटोरियम सील है। हमने सिक्योरिटी वालों से बोला कि भाई ऑडिटोरियम खोल दीजिए ताकि हम लोग अपना सेट वगैरह लगा सकें। उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इसमें चीफ गेस्ट हैं, उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वो मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में, तो 24 घंटे पहले ऑडिटोरियम सील कर दिया जाता है। तो उन्होंने खोलने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, हम तो नाटक करने आए, हमें
नाटक करना, अगर आप नहीं खोलते हैं, नहीं देखेंगे हम, तो वापस उज्जैन चले जाते हैं। तो वो मुझे बोले कि आप प्राइम मिनिस्टर के आतिथ्य में नाटक नहीं करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी जगह है, पर हमारा तो कर्म नाटक करना है, तो इसलिए हम नाटक करने आए। और वो जब तक हम अपना स्पेस नहीं देखेंगे, जब तक हम अपना सेट नहीं लगाएंगे, तब तक नाटक कैसे करेंगे। तो उन्होंने सॉरी बोला, तो मैंने कहा नहीं भाई, हम भी नहीं कर सकते, सॉरी हमारी तरफ से भी, हम लोग वापस जाते हैं। फिर अचानक उन्होंने मुझे ये कहा कि आप एक काम करिए, प्रधानमंत्री के सचिव हैं मिस्टर खांडेकर, उनसे बात कर लीजिए। तो जब मैंने सरनेम सुना खांडेकर, तो मुझे उम्मीद बंधी, क्योंकि मराठी आदमी है अगर, तो उसमें कला का संस्कार होगा ही। उन्होंने फ़ोन लगवा के हमारी बात की। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनसे बातचीत की। मैंने कहा सर, हम ये नाटक लेके आए जो कल प्राइम मिनिस्टर के आतिथ्य में फंक्शन हो रहा, उसमें हमें करना है। उन्होंने मुझसे पूछा आप कितने लोग हैं। उस समय ये आधार कार्ड या कोई आईडी होती नहीं थी। तो मैंने कहा हम सर टोटल 17 मेंबर्स हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका कल है, मैं सुबह आऊँगा, आपको ऑडिटोरियम हम खुलवा देंगे। दूसरे दिन वो जब आए सुबह, तो उन्होंने हम सब लोगों का एक फ़ोटो करवाया और फिर ऑडिटोरियम खोल दिया। तो ये बात ये बताती है कि कला आप में कितना आत्मविश्वास देती है। कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, आप उसके सामने आत्मविश्वास के साथ बात कर सकते हैं। ये सब कलाओं से ही संबंध है। यदि आप संगीत में हो, नृत्य में हो, साहित्य में हो, नाटक में हो, चित्रकला में हो, या अन्य कोई भी कला माध्यम में हो, यदि आप कुछ वर्षों ये कर लेते हैं, तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होता है, वो ही आपके व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम बनता है। मैं एक घटना और उज्जैन से जुड़े कलाकार की भी सुनाऊंगा। तो व्यक्तित्व विकास और कलाओं को समझने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। यदि क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, तो कला आत्म अभिव्यक्ति का एक प्रभावी साधन बन सकता है, जिससे व्यक्ति के संवाद कौशल में सुधार होता है। विशेषकर नाटक और नृत्य में हिस्सेदारी करने से व्यक्ति अपनी बातों को पूरे आत्मविश्वास और प्रभावी तरीके से कह पाता है। व्यक्तित्व स्थिर बनाए रखने के लिए कलाएं महत्वपूर्ण योगदान देती है। कला समाज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का काम करती है। कला से जुड़ी गतिविधियां समाज को एकजुट करती है और उसे खुशहाल बनाती है। इससे व्यक्ति समाज के प्रति और अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनता है। मेरा तो मानना है कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। आप देखिए कि कला की गतिविधियों में हिस्सा लेने से आदमी में तनाव में कमी आती है, उसका मानसिक तनाव कम होता है। कला में संलग्न होने के कारण व्यक्ति के मन में खुशियों के हार्मोन पैदा होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, जिससे आप लोग ठीक से समझ सकेंगे कि कलाएं किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन में योगदान देती है। हमारी एक अभिनेत्री है, उनके पति का उनसे बिछोह हो गया था और वो बहुत स्ट्रेस में जी रही थी। हमने उस समय एक कार्यशाला आयोजित की थी, तो उन्होंने उस कार्यशाला में प्रवेश किया, लेकिन उनकी उम्र चूंकि अधिक थी, तो मैं उन्हें कोई भूमिका नहीं दे सका। मैंने उनको कहा कि आप अभी स्टेज में काम करिए। लेकिन जब मैंने उन्हें नाटक में एक लीड रोल दिया, जब अगले नाटक में, तो मैंने देखा कि उनके जीवन में ढेर सारा परिवर्तन आया है। वो जो दुख का भाव था वो दूर हुआ है, खुशियों का भाव उनके अंदर पैदा हुआ। फिर वो मुझे बोली कि सर, मेरे जीवन का जो स्ट्रेस था नाटक में काम करने से वो दूर हो गया। अब वो 2-3 साल से काम कर रही थी। अचानक अभी सप्ताह भर पहले उनके भाई ने उन्हें नाटक करने के लिए मना कर दिया। तो मैं देख रहा हूं कि वो 3 दिन से लगातार रो रही हैं, क्योंकि वो ये मानती हैं कि मैं नाटक करती हूं तो मेरी हेल्थ ठीक रहती है, मेरा तनाव कम होता है, मैं अगर नाटक नहीं करूंगी तो मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आपके परिवार से बात करूंगा और आपको ये काम करने की अनुमति मिलेगी।
इसलिए हमेशा कभी किसी को मन का काम करने से रोकना नहीं चाहिए, उसे वो करने देना चाहिए। क्योंकि नाटक, चाहे वो कोई सा भी कला माध्यम हो, वो 2-3 घंटे जब आप उस रिहर्सल स्पेस में होते हैं तो आपको बाहरी दुनिया से एक तरह से मुक्ति मिल जाती है। आप उस समय उसमें रमे रहते हैं, फिर आप ये भूल जाते हैं कि घर की क्या परेशानी है या बाहर की क्या परेशानी है। और ये बात वैज्ञानिक शोध से भी होती है कि कलाएं मस्तिष्क को विकास करने में बड़ी सहायक होती हैं, चाहे वो कला का कोई भी माध्यम हो। कलाएं स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति बढ़ाती है, व्यक्ति में सुधार लाती है। इसलिए हमारे यहाँ, या यूं कहूँ कि संपूर्ण विश्व में स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने में कलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर व्यक्ति संगीत वाला है तो वो कहता है कि मैं संगीत की थेरेपी ले रहा हूँ। अगर नाटक वाला है तो वो कहता है कि मैं नाटक की थेरेपी ले रहा हूँ। साहित्य वाला है तो कहता है मैं साहित्य थेरेपी से काम कर रहा हूँ। चित्रकला वाला है, मतलब कहने का ये है कि हर तरह की थेरेपी कलाओं में मिलती है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य संतुलन को बनाए रखने में योगदान देती है। अब आप देखें कि मानसिक स्वास्थ्य का जनक कौन था। तो यदि आप 19वीं शताब्दी के मध्य में एक विचारक थे विलियम स्वीट्जर, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को पहली बार परिभाषित किया था। आज के समय में ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि तनाव है, या नींद नहीं आना है, या आपका जो आजकल का आहार है, ये सब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सामाजिक अलगाव, सामाजिक भेदभाव भी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। मैं मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, जो समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य के मूल में होती है, जैसे कि उसमें बेरोजगारी हुई, नशाखोरी हुई, चिंताएं हुई, या कमज़ोर याददाश्त आपकी। ये सब एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य संतुलन को बिगाड़ने का काम करते हैं। कला इन सब में आपको सपोर्ट करती है, आगे बढ़ाती है। जैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अभी मैं जब मुंबई गया तो मैंने वहाँ देखा, एक नाट्य विद्यालय की पास आउट लड़की है, तो वो स्लम्स एरिया में जाके बच्चों के साथ काम करती है। वो रेड लाइट एरिया में जाके महिलाओं के साथ काम करती हैं, जो सेक्स वर्कर होते हैं उनके साथ काम करती हैं। और उस लड़की ने उन लोगों के साथ काम करके उनके जीवन में इतना परिवर्तन लाया है कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं उन सारी चीज़ों से निकल के। ऐसे बहुत सारे, उज्जैन में भी एक बंदा था। मैं तो हमेशा मेरी टीम के लोगों से कहता था कि आप जो चौराहे पे गुंडागिर्दी करते हैं उन लोगों को नाटक में लेके आइए, तो हम समाज का 2 तरह से भला करेंगे। एक तो उसको गुंडागिर्दी से मुक्ति मिलेगी, दूसरा वो कला में जब आएगा तो एक डिस्ट्रक्टिव माइंड का जो व्यक्ति होता है, वो जब कंस्ट्रक्शन पे आता है तो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छा अभिनेता बना। जैसे मैं देश भर घूमता हूँ, मैं देश भर में इस तरह के लोगों से बात करता हूँ, तो वहाँ के भी एक मेरे मित्र हैं जो पहले कभी बिहार की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसमें में रहते थे। वो चाकू छुरी चलाना और गोलियां चला देना, ये सब मामूली बात थी। अचानक उनके जीवन में एक शिक्षक आए जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आउट थे। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें इस नाटक में काम करना है। तो बोले, अरे साहब मैं कहाँ इसमें काम करूँगा, मैं तो अलग मिजाज का आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर वो है, तुम नाटक कर सकते हो। तो उन्होंने उसे नाटक में रोल दिया। वो रोल करते करते उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मैं कितना गलत जीवन जी रहा था। तो देखिए, आप उस नाटक की ताकत देखिए कि वो उस अपराध की दुनिया को छोड़ के नाटक की दुनिया में आया, और नाटक की दुनिया में आने के बाद उसने खूब अच्छा डिज़ाइन में महारत हासिल की, और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उसका चयन भी हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक जो गुंडा चाकू छुरी चलाता था, तो इससे हमें ये महसूस होता है कि कलाएं कितनी पावरफुल होती हैं और कलाओं का व्यक्तित्व विकास में किस तरह का योगदान होता है। तो बस ये है कि
मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण ये भी होता है कि वो अपनी योग्यता क्षमता को न तो पहचानता है और बड़ी हीन भावनाओं में वो लगा रहता है। लेकिन अगर वो कला में आया है तो फिर उसके जीवन में सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति नशा करता है तो कुछ नशा करने वाले हमारे भी संपर्क में आए। मैं जिस घटना का उल्लेख मैंने पहले किया जो कि नरसिम्हा राव के समय नाट्य मंचन की थी, तो मैंने 2 लोगों को शो के 2 दिन पहले निकाल दिया था क्योंकि वो ड्रगिस्ट थे। मेरे निकालने का प्रभाव ये हुआ कि उन दोनों ने हमेशा के लिए वो ड्रग त्याग दिया और इतने बढ़िया अभिनेता बने कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि कलाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है और सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस समाज में कला और संस्कृति नहीं है वो समान पशु के समान है वो समाज। इसलिए कलाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक घटना और मैं सुनाता हूं कि किस तरह से कला ने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी को बदला। ये बात 2008 की है। यहाँ पवन जैन आईजी हुआ करते थे और मनमीत सिंह नारंग एक एसपी थे। तो उनसे चूंकि मेरा संपर्क था, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो ढेर सारे पुलिस कर्मियों को निकालने की बात कर रहे थे, टर्मिनेट करने की बात कर रहे थे। तो चाय पीते हुए मैंने उनसे पूछा, सर आप इन्हें क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं? तो बोले कि ये सब ड्रग लेते हैं, नशा करते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं अपनी। तो मैंने कहा सर आप इन लोगों को 15 दिन के लिए हमारे हवाले कर दीजिए। तो बोले आप क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, इनके साथ एक कार्यशाला करेंगे, उनको उनका बचपन याद दिलाएंगे, उनकी युवा अवस्था याद दिलाएंगे, उनके दायित्व याद दिलाएंगे कि आप कितना महत्वपूर्ण समाज की जिम्मेदारी हैं, पुलिस विभाग में रहते हुए आपकी क्या भूमिका होना चाहिए। जो अपना उत्तरदायित्व भूल चुके थे, उस 15 दिन में हम लोगों ने उन लोगों को इतना प्रिपेयर किया कि वो सारी चीज़ें त्याग करने के बाद ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने लगे। और आज भी कोई मिलता है उनमें से तो वो पैर पड़ते हैं कि आप लोगों ने हमारी ड्यूटी बचा ली। तो मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से मेरे लिसनर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कलाओं में शामिल होंगे तो आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे नाट्य दल हैं, बहुत सारे संगीत की क्लासेस हैं, बहुत सारी नृत्य की क्लासेस हैं, चित्रकला की हैं। आप किसी को भी ज्वाइन करिए, शामिल होइए और देखिए कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, आपके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से या सुमन जी की डेथ के बाद से ज्ञानपीठ जो एकेडमी है वो सुमन व्याख्यान माला कर रही है। देश भर के बड़े बड़े लोग यहाँ उस व्याख्यान माला में आए हैं और अपने उद्बोधन दिए हैं उन्होंने। और जैसे हर शहर की एक पहचान होती है, वैसे तो हमारा शहर महाकाल की वजह से पहचाना जाता है, पर मेरी ये मान्यता है या मेरा ये मानना है कि कवि या लेखक के माध्यम से भी शहर की पहचान बनना चाहिए। और इस शहर की पहचान बनाने में निसंदेह ज्ञानपीठ एकेडमी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है कि आज लगातार 22-23 सालों से वो सुमन जी के ऊपर व्याख्यान माला कर रही है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद रेडियो दस्तक, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सत्र में आपने जो ज्ञानवर्धक विचार हमें दिए उनके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी और माननीय श्री शरद शर्मा जी, आपका समिति की ओर से बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। अब बेला है विदाई की। यह 7 दिवसीय व्याख्यान माला अपने समापन की ओर तो पहुंची है, लेकिन विचारों का यह प्रवाह
यहीं रुकने वाला नहीं है। भले ही हम इस व्याख्यान माला के अंतिम सोपान पर आ पहुँचे हैं, लेकिन यह हमारा दायित्व है कि विगत दिनों में हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसे अपने जीवन में उतारें एवं उसका अनुसरण करें। अगली व्याख्यान माला में हम अपने ज्ञान को और परिष्कृत करने के लिए फिर से मिलेंगे, ऐसा विश्वास है। अंत में एक बार फिर सद्भावना व्याख्यान माला के ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑन एयर माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं एवं उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को धन्यवाद। नमस्कार। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।